मैंने आपको बताया था भैया इंटरफेरेंस के बारे में। मैंने कहा था दो वेव्स का इंटरफेरेंस जब होता है जब दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट होती है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या था कि भैया उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है एग्जैक्टली सेम हो। तो ऐसे सोर्स जब मिलते हैं तो क्या होता है भैया इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो मैं थ्योरी आगे बता रहा हूं। मैंने दो वेव ली थी, एक वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड क्या था, ए था। इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, ए साइन ओमेगा टी। और एक दूसरी वेव थी, अभी चार्ज करा दूंगा जरा। कौन चार्ज करेगा, मुझे पता तो क्या चार्ज करेगा, ऐसे डिगेगा बी। तो y2 क्या होगा, ये देखिए y2 इक्वल्स टू क्या होगा, b sin ओमेगा t प्लस फाइव। अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या एग्जैक्टली सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या एग्जैक्टली सेम है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है भैया, पाई है। फेज डिफरेंस क्या है, पाई है। ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि पाई का कुछ भी हो सकता है, पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंने कहा था आफ्टर इंटरफेरेंस या आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन के बाद क्या होता है, सुपरपोजिशन के बाद एक नई वेव बनती है जिसका मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट पर y1 + y2 सम के बराबर होता है। जब इन दोनों की वैल्यू को रखकर जोड़ा था तो आपको याद होगा y में क्या था, r sin ओमेगा t प्लस थीटा आया था, याद है, थीटा आया था। इसमें r क्या है भैया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड। इसकी वैल्यू क्या थी अगर आपको याद होगा तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos फाइव। अच्छा, थीटा क्या था भैया, तो फेज ऑफ रिजल्ट वेव, फेज ऑफ रिजल्ट वेव। और वो थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, अगर आपको बता दूं, थीटा था आपका थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin फाइव अपॉन में a प्लस b cos फाइव। ठीक है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी कराया था इसके ऊपर, ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया, यहाँ पर ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये सारी चीजें पढ़ा दी लास्ट में। बात करते हैं भैया इंटेंसिटी। तो मैंने आपको बताया था भैया इंटेंसिटी थी क्या, इंटेंसिटी वेव की बात कर रहे हैं तो वेव के केस में इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है, अगर किसी वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और ऐसा ही उल्टा। ठीक है, तो एक सेक्शन था पहले आपके ये ये आपका क्या कहते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है, फोटोमेट्री में था एक फॉर्मूला, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली होती है। किसी भी वेव की इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होती है, डायरेक्टली होती है। और इंटेंसिटी इक्वल्स टू में जो होता है यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम मीडियम कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए होता है। और ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या है भैया आपका मीडियम कांस्टेंट, क्या है मीडियम कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या होती है, अलग अलग मीडियम में, एक ही वेव की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है भैया, डेंसर मीडियम में अलग हो जाती है वेव की इंटेंसिटी, रेयर मीडियम में अलग हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अगर मैं बात करूं पहली वेव की, तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्या है ए, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है बी। तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव क्या होगी, फर्स्ट वेव क्या होगी बताइए। तो आपको पता है भैया एम्पलीट्यूड क्या है इसका ए, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी I1 इक्वल्स टू में k a स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, क्या भैया I2 इक्वल्स टू में k b स्क्वायर। ये तो पहली और दूसरी वेव की इंटेंसिटी होगी, लेकिन जो रिजल्ट वेव आई है जो कि है उसका एम्पलीट्यूड है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव। विशाल इधर देख लिया भाई, रिजल्ट वेव क्या होगी भैया, तो आपको पता है भैया इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव क्या होगी, k टाइम्स ऑफ रिजल्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, k टाइम्स ऑफ रिजल्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भैया, k टाइम्स ऑफ रिजल्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अपने को पता है भैया आई आर के, आर की वैल्यू क्या है, ये आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर
2ab cos फाई, यही तो होगा। गलत तो लिखा मैंने, पैरेलल रूट को हटा दिया। आई आर इक्वल्स टू में इसकी मल्टीप्लाई में लिखा होगा के स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में लिखा होगा के बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में लिखा होगा 2 बी cos फाई हो गया। ठीक है, तो आई आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ I1, अब के स्क्वायर क्या है I1 है, के बी स्क्वायर क्या है I2, और ये क्या होगा 2k को हमने क्या लिख दिया अंडर रूट के, और एक और अंडर रूट के लिख दिया। देखो ये k को अंडर रूट के गुणे में अंडर रूट के ही होता है, अंडर रूट 2 गुणे में अंडर रूट 2 क्या होता है 2 होता है, अंडर रूट के अंडर रूट के क्या होगा। सही, a को क्या लिख दिया हमने अंडर रूट a स्क्वायर, b को क्या लिख दिया अंडर रूट b स्क्वायर, और cos i लिख दिया। तो भैया आई आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ये क्या है I1, और ये क्या है भैया I2, और ये क्या होगा 2, ये k के साथ a स्क्वायर लिख दो k स्क्वायर, ऐसे ही k के साथ के बी स्क्वायर, और ये क्या होगा cos फाई हो गया। तो आई आर इक्वल्स में क्या हो जाएगा I1 I2, तो ये क्या हुआ अंडर रूट I1, ये क्या हुआ अंडर रूट और cos फाई। तो देखिए भैया, ये पहली वेव का एम्पलीट्यूड था, ये दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। ये पहली वेव का फेज था, ये दूसरी वेव का फेज था, ये रिजल्टेंट वेव का फेज। ठीक है, तो ये पहली वेव की इंटेंसिटी थी, कहां गया भैया, हाँ ये रहा, ये दूसरी वेव की इंटेंसिटी थी, और ये होगी अपनी रिजल्टेंट वेव की। फटाफट एक मिनट के लिए कॉपी कर जल्दी से, मिटाना भाई मैं इसको, ठीक है। सही, तो हमने देखा कि जो रिजल्टेंट वेव थी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या निकला था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेव क्या निकला था भैया, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये भैया। और इंटेंसिटी क्या निकली थी रिजल्ट वेव की, I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो ये यहां पर एक टर्म यूज हुई है पीछे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फैक्टर। अब देखिए होता क्या, खैर आपको आगे पता लगेगा इसका नाम क्या है। ठीक है भैया, अब इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, इसको इंटरफेरेंस फैक्टर क्यों कहते हैं। तो सारे इंटरफेरेंस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये इंटरफेरेंस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी इसे ध्यान रखना, इंटरफेरेंस फैक्टर है। अब देखिए भैया बात करता हूं मैं इनकोहेरेंट सोर्स की, क्या बात करता हूं, फॉर इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स, अगर मैं इनकोहेरेंट सोर्स की बात करूं तो आपको पता है फेज क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर मैं इनकोहेरेंट सोर्स की बात करूं तो उनका फेज क्या होता है, वेरिएबल होता है। अच्छा, फेज मतलब एंगल, एंगल वेरी कहां से कहां पे करते हैं बताया। मान लीजिए दो वेव्स निकली एक साथ, दो वेव्स एक ही टाइम पर निकली एक ही पॉइंट से, तो दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। लेकिन इनमें से एक की फ्रीक्वेंसी का थी, ज्यादा थी, क्या थी, तो वो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके अंदर फेज क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका फेज क्या होगा, स्लो बढ़ेगा। अब जो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो जल्दी से 90 डिग्री के एंगल पे पहुंच जाएगी, लेकिन जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगा, वो स्लोली पहुंचेगी, उसको पहुंचने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए जिस टाइम पर वो 90 डिग्री पे पहुंच गई, उस टाइम पर वो क्या हो गया, 60 डिग्री पर ही रहेगी। कितनी पर रहेगी, स्लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से। तो जिसकी वजह से फेज डिफरेंस कितना आ गया, 30 का आ गया। अब आगे टाइम और बीतेगा तो डिफरेंस क्या होगा, और बढ़ेगा, और बीतेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ये बढ़ता बढ़ता यहाँ कहां जाएगा, 360 डिग्री तक। कहां पहुंच जाएगा, 360 डिग्री। जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा, वो दोनों फिर दोबारा से एक दूसरे के क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या करेंगे, ठीक है, दोबारा से ओवरलैप करेंगे, और ये वेरिएशन फिर दोबारा से चालू होगी, फिर 360 जाएगी ओवरलैप। मतलब अगर तो इनकोहेरेंट सोर्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं
तो उनका फेज लगातार, फेज डिफरेंस लगातार उनके बीच में क्या होता है, वैरी करता है, लेकिन वो वेरिएशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही रहती है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बाद कोई एंगल ही नहीं आता, समझ गए? तो ये जो फेज वेरिएबल है कहां से कहां पे वेरी करता है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। और अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच की बात करूं तो cos फाई जो होता है, अगर मैं cos फाई की एवरेज वैल्यू निकालूं 0 से 2 पाई के बीच में, तो पता है क्या होती है, सॉफ्टी 0 होती है। क्या होती है? अब जिसको नहीं पता तो मैं आसान तरीके से समझा दूं आपको इसी तरीके से कि cos फाई जो होता है वो 0 पे ये होता है। तो आप देख रहे हो जितना इसका अपर पार्ट पॉजिटिव उतना ही क्या लोअर पार्ट क्या है, नेगेटिव। उतने ही पॉजिटिव उतने नेगेटिव ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एवरेज भी क्या होगा, 0 आएगा। इस तरीके से समझ लो तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है भैया? तो ये ध्यान रखना भैया, cos फाई की वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन कोहेरेंट सोर्स के लिए, इन कोहेरेंट सोर्स के लिए फेज क्या होता है, लगातार वेरिएबल होता है। क्या होता है? तो जब हम cos की एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, यानी cos की वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। यानी उस केस में इंटरफेरेंस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। यानी कुल रिजल्टेंट, अगर दो सोर्स है वहां पे रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2, क्योंकि ये टर्म क्या होगी, 0। इस केस में कोई इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन। मतलब नॉर्मली एक लाइट जलाओ, जो इंटेंसिटी आई, दूसरी लाइट जलाओ, जो इंटेंसिटी है, दोनों में सबके बराबर रहती है। एक ट्यूबलाइट जलाओ, दूसरी ट्यूबलाइट जलाओ, इंटेंसिटी का ज्यादा लगेगी। ये नॉर्मल लाइट में देखी जाती है, इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन। और ये हमेशा किसके साथ होता है, इनकोहेरेंट सोर्स के साथ, क्योंकि उनका फेज क्या होता है, कहां से कहां पे वेरी करता है। तो cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इंटरफेरेंस फैक्टर क्या होता है भैया, 0। तो कुल रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी के सम के बराबर है। ये भी यहाँ पे दोनों सोर्स की इंटेंसिटी को नॉर्मली हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और नॉर्मल एडिशन हम करते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ, यानी इंटेंसिटी भी क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए भैया, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट में क्या होगा, I1 प्लस I2। और ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या है, 0 हो गई है। तो cos फाई की वैल्यू 0 तो ये क्या आगे 0 हो गया। तो आई आर इक्वल्स में क्या देगा, I1 प्लस I2। और अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, एम्पलीट्यूड इनकोहेरेंट सोर्स के लिए एम्पलीट्यूड की बात होगी, क्या होगी, इनकोहेरेंट सोर्स में अगर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड देखो तो आपको पता है ये cos फाई तो 0 हो जाएगा ना। ये भी क्या होगा, 0 तो क्या होगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर वेक्टर एडिशन लगाए, क्या ये वेक्टर एडिशन है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या भैया, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे दोनों बल्ब की इंटेंसिटी को हमने क्या कर दिया भैया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन, जर्नल इल्यूमिनेशन। मतलब समझे इसका, एक बल्ब जलाया बस दूसरा बल्ब जला दिया, तो कुल इंटेंसिटी को दोनों के सम के बराबर रहेगी, दोनों के सम के बराबर रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना, इसे कहते हैं जर्नल इल्यूमिनेशन। और ये हमेशा किसके साथ होता है, इनकोहेरेंट सोर्स के साथ। क्या किसके साथ होता है, समझ गए? काफी गुड। भैया अगर मैं बात करूं इनकोहेरेंट सोर्स की, सॉरी रिजल्टेंट वेव की, तो ये होता है एम्पलीट्यूड और ये होता है आपकी इंटेंसिटी। इसमें cos फाई को मैंने बोला इंटरफेरेंस फैक्टर, मतलब इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता। मैं बात करूं इनकोहेरेंट सोर्स की, तो इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिसमें फेज क्या होता है, लगातार वेरी करता है, और वेरी करके कहां से 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बदलता है। जब हम इसमें बीच में cos फाई की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। लेकिन इनकोहेरेंट सोर्स के लिए इंटरफेरेंस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी आती है, मतलब यहाँ पर जब सुपर पोजिशन में जो इंटेंसिटी आती है इनकोहेरेंट सोर्स के सुपर पोजिशन की वजह से, वो क्या होती है, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी के सम के बराबर आती है। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल है भैया। और आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी दो अलग अलग सोर्स, मान लीजिए दो ट्यूबलाइट बनाई एक ही कंपनी ने, एक ही वॉट की है, एक ही टाइम पर एक ही मटेरियल से बनाई गई है, दोनों सोर्स क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे, दोनों ट्यूबलाइट एक दूसरे कोहेरेंट होगी नहीं। क्योंकि जब हम इस लेवल पे जाते हैं ना, एटॉमिक लेवल पर, दोनों में एटम का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कम से कम नहीं तो 1 लाख का तो होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम दोनों ट्यूबलाइट के बीच में एटम का डिफरेंस 1 लाख होगा। 1 लाख एटम्स एनर्जी को गेन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएंगे और एनर्जी रिलीज होगी और हमें वो विजिबल फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है,
अब इसमें हर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग तरीके की रेडिएशन को छोड़ेगा, यानी सेम फेज में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जिस फेज में रेडिएशन को छोड़ रहा है उसी फेज में ये भी छोड़े। दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है। एटम्स का जब लाखों एटम्स का डिफरेंस होगा तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग फेज में लाइट छोड़ेंगे, तो जिसकी वजह से दो अलग अलग सोर्स कभी भी एक दूसरे से कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो सेम दिखने वाले, आइडेंटिकल दिखने वाले, एग्जैक्ट दिखने वाले सोर्स भी एक दूसरे से कोहेरेंट नहीं होते। इसका मतलब दो अलग अलग सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, हमेशा क्या होंगे, इनकोहेरेंट होंगे। तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस are incoherent in nature. Two independent sources are incoherent in nature. Two independent sources are incoherent in nature. दो अलग अलग सोर्स हमेशा इनकोहेरेंट नेचर के होते हैं। Two independent sources are incoherent in nature. Amplitude is always, then amplitude after their superposition, then amplitude after their superposition is ये होगा, and amplitude after their superposition क्या होगा, ये होगा, and intensity ये होगी, समझे। सुपरपोजिशन के बाद ये होगी, क्लास ले लो, बात बात क्लास ले लो, ठीक है, क्लास ले लो, बात करो, ठीक है। तो आपका इनकोहेरेंट सोर्स दो, अगर नॉर्मली लाइट से आप अगर इंटरफेरेंस कराने का प्रयास करो तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। आपको इंटेंसिटी हमेशा ये मिलेगी और ये मिलेगा, इसे कहते हैं जनरल इल्यूमिनेशन। मतलब नॉर्मली जो लाइट होती है, एक बल्ब जलाओगे तो इंटेंसिटी आएगी, और दूसरा बल्ब जलाओगे तो इंटेंसिटी होगा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आई नेट इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2, ठीक है भैया। तो जब दो अलग अलग सोर्स, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो कोहेरेंट सोर्स एक दूसरे को सुपरपोज करें, और मैंने बोला दो अलग अलग सोर्स कभी सुपर कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, तो इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता। लेकिन होता है, हम एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लेते हैं, समझे। एक ही सोर्स से अगर आप दो सोर्स बना लो तो वो दोनों एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट ही तो होंगे। अगर एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लो तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर उसका पार्टिकल कोई ऊपर जा रहा होगा तो दूसरे का भी पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, वो नीचे आ रहा होगा तो नीचे आ रहा होगा। तो इसका मतलब ध्यान रखो, जब भी आपको कोहेरेंट सोर्स लेना है तो आप एक ही सोर्स से लोगे, एक ही सोर्स की को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, और उससे निकलने वाली जो भी रेडिएशन रहेगी वो तो एक दूसरे की क्या होगी, कोहेरेंट होगी। तो देखिए भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, how to obtain coherent source of light, how to obtain coherent source of light। अभी आ रहा है, आपने देखा कई बार नदी तालाब में लहर बनती है, अब बीच में कोई डंडी लगी रहती है, तो उस डंडी की वजह से वो लहर क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसका मतलब उसका वेव फ्रंट क्या हो, कट गया और दो पार्ट में नहीं समझे। ये लहरें बनती है, छोटी सी पत्थर मार दो, छोटी सी लहर होगी, बीच में कोई डंडी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखा होगा, तीन डंडी होगी तो तीन पार्ट में, चार डंडी होगी तो जितने भी पार्ट में डिवाइड करता है, उस हिसाब से वेव फ्रंट को तोड़ दो। वेव फ्रंट को तोड़ दोगे तो उनका फेस तो हमेशा वही रहेगा ना। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसके पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा, समझिए। तो भैया वेव फ्रंट को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल सकता है कोहेरेंट सोर्स। क्या करते हैं, अगर हमें कोहेरेंट सोर्स निकालना है तो हम सीधा क्या करें भैया, वेव फ्रंट को स्प्लिट कर दें, जितने भी सोर्स चाहिए हमें उतने पार्ट में वेव फ्रंट को, वेव फ्रंट में सोचते हो ये लहर जा रही है, मतलब ऐसे लहर उठती नहीं करेगी, ऐसे उठती है, बीच में डंडी लगा दो तो डंडी क्या करेगी, इस वेव को अलग कर देगी, इस वेव को अलग कर देगी, दोनों का फेस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ओके, दो डंडी लगा दोगे तो और सारी वेव बन जाएगी बीच में। तो देखिए भैया, बाय स्प्लिटिंग द वेव फ्रंट, by splitting the wavefront, आंसर लिखिए, by splitting the wavefront we can obtain two or more current source of light। by splitting the wavefront we can obtain two or more current source of light।
2 और मोर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम वेव फ्रंट को स्प्लिट कर दें तो हमें 2 या 2 से अधिक कोहेरेंट सोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे लिखिए भैया YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायग्राम तो देखिए अच्छा है, साधारण है, प्रकार प्रकार लेके आओगे, डी लेके आना तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। अभी देखिए सुनिए, देखिए इसी से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट अभी कुछ साल पहले किया गया था। इसमें क्या किया था कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और जिसके पास मास होता है वो पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिसके पास मास नहीं होता वो क्या कहलाती है? एनर्जी या वेव। ठीक है, और वेव क्या दिखाती है? इंटरफेरेंस। क्या दिखाती है? और पार्टिकल नॉर्मल स्ट्राइक करता है, नॉर्मली स्ट्राइक करता है दीवार पर जहां पर भी, और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है पार्टिकल के साथ। अभी कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट था YDSC पर। उसमें क्या किया गया कि कोलिमेटेड बीम, कोलिमेटेड बीम का मींस पता क्या होता है? जैसे मान लीजिए अरे कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कि कोलिमेटेड का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक, इसे कहते हैं कोलिमेटेड बीम। क्या कहते हैं? कोलिमेटेड बीम। तो उन्होंने क्या किया, 2 कोलिमेटेड बीम ली, एक कोलिमेटेड बीम है, दूसरी कोलिमेटेड बीम थी, और दोनों को स्लिट, स्लिट मतलब होता है फाइन होल। क्या होता है? फाइन होल। और पीछे क्या थी? स्लिट। मतलब ये स्लिट, ये एक स्क्रीन थी, इसमें 2 फाइन होल थे, मतलब स्लिट थी, और पीछे थी आपकी स्क्रीन। क्या थी? स्क्रीन। ठीक है, जब उस कोलिमेटेड बीम को उन दोनों स्लिट से छोड़ा गया और स्क्रीन को ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा कि पार्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो नॉर्मली क्या कर रहे थे? स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे और अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे थे नॉर्मली। ठीक है, तो वहां पे स्पॉट दिखाई देते थे क्योंकि फ्लोरोसेंट लगाई गई थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल टकराता है तो ग्लो करती है। तो नॉर्मली एक ही या इस वाले स्पॉट से निकल के इलेक्ट्रॉन, इस वाले स्पॉट से इलेक्ट्रॉन निकल के एक जगह पर दोनों दो जगह पर टकरा रहे थे। ठीक है, और ये दिख रहा था जो ऐसा शो करता है उसको हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को स्लिट से छोड़ा गया और नॉर्मली वो स्क्रीन पे टकरा रहे थे जब तक उनको ऑब्जर्व किया गया स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही जैसे ही ऑब्जर्वेशन हटाई गई, स्क्रीन को देखना बंद किया गया, वैसे ही एक नया रिजल्ट आ गया कि भैया अब डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। पहले 2 स्पॉट मिल रहे थे, लेकिन अब क्या मिल रहे थे? डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क ब्राइट, ऐसे मिल रहे थे। और इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। इसे क्या कहते हैं? मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा था तब तक वो केवल 2 स्पॉट मिल रहा था, यानी पार्टिकल अच्छे से बिहेव कर रहा था। ठीक है, जैसे पार्टिकल टकराते वैसे बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे ऑब्जर्वेशन हटाई गई, वैसे क्या हुआ? पार्टिकल कैसा बिहेव करने लगा? इंटरफेरेंस शो करने लगा। इंटरफेरेंस कौन शो करता है? वेव। चलिए इलेक्ट्रॉन क्या नेचर क्या हुआ? बदल गया। उन्होंने सोचा भैया कोई गलती होगी, हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कोई कमी होगी। फिर दोबारा स्क्रीन को ऑब्जर्व किया गया और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को दोबारा से उसी दोनों स्लिट से छोड़ा गया, दोबारा से पार्टिकल नेचर को बिहेव करने। फिर दोबारा से नजरें हटाई, दोबारा से क्या हुआ? वेव नेचर की तरह दोबारा से इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। ये कम से कम इसने 1000 बार किया होगा, और 1000 बार बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि जब तक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तब तक वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाना बंद किया जाता है तो वैसे ही कैसा वेव नेचर की तरह उसका नेचर क्या होता है? बदल जाता है। ऑब्जर्व करने के लिए कैमरा वगैरह बहुत सारी चीज होती है, महसूस करना भी ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है भैया, तो जैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है वैसे क्या होता है भैया? पार्टिकल नेचर ऑब्जर्वेशन भैया, तो भैया वेव नेचर हो गया। अब यहाँ पर बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन होगी इस दुनिया के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप दुनिया को देख रहे हो, तब तक ये दुनिया आपके लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे ही आपने इस दुनिया से नजरें हटाई, आपके लिए क्या होगा? वेव बन जाएगी। सबका वेव फंक्शन कोलैप्स करके क्या हो जाएगा भैया? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अगर पीछे मूव कर लूं और मैं केवल दीवार को देखूं, आपको देखूं, तो आपके मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और जब मैं आपको देखना चालू करूं और पीछे देखूं
मेरे लिए पीछे का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही मैं देखना चालू करता हूँ, ऑब्जर्व करना चालू करता हूँ, तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। तो कोई भी चीज पार्टिकल है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये अभी न्यू थ्योरी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया क्योंकि ये यंग सिलेबस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। जो आपको अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको यही पढ़ाऊंगा कि लाइट को छोड़ा गया, इंटरफेरेंस हुआ, एक जगह पे ब्राइट फ्रिंज बना, एक जगह पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये केवल वेव शो करती है। इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे, बहुत सारी चीज निकालेंगे, डायग्राम बनेंगे। अभी देख क्लास में आज के इतना ही पढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।